हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं AUDFLT का नंबर 13। इसके पहले 12 तक हम लोग कर चुके हैं, जिसमें मैथ का, जनरल स्टडीज का और जनरल लैंग्वेज सबका पेपर करवाया हुआ है। और सबका वीडियो एक साथ मिल जाएगा मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका AUDO से रिलेटेड, तो वहाँ जाके आप बाकी पूरा वीडियो जो भी 12 है वो भी देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट देखिए, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। इफ यू सन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म करते हो, दरकिनार करते हो, तो यू हैव टू एक्सेप्ट स्लेवरी इन सम वे और अदर। आपको जो है स्लेवरी एक्सेप्ट करना मतलब गुलामी एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसी भी वे में, इन सम वे और अदर, कोई भी वे में, है ना। तो कैसे बनेगा ये? पहले यू हैव टू एक्सेप्ट स्लेवरी इन सम वे और अदर, RPQ, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए कंप्रीहेंशन दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। द फाउंडर ऑफ द भूदान यंगना और द लैंड गिफ्ट मिशन वाज आचार्य विनोबा भावे, a close associate and follower of महात्मा गांधी। दिस मूवमेंट, इसको हाईलाइट करके पढ़ते जाएं क्या? इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। a close associate and follower of महात्मा गांधी। दिस मूव, अरे यार ये तो और देरी से होगा ना, चलिए छोड़िए, पेन से ही करते हैं, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। गांधी। दिस मूवमेंट विच वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंड रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हिंदी करके बताता हूँ, सिर्फ पढ़े जा रहा हूँ। तो द फाउंडर ऑफ द भूदान यंगना और लैंड गिफ्ट मिशन वाज आचार्य विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर मतलब संस्थापक, है ना, आचार्य विनोबा भावे। अ क्लोज एसोसिएट एंड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के मतलब नजदीकी, है ना। दिस मूवमेंट विच वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये जो मूवमेंट हुआ था, ये आंदोलन हुआ था, वो उस समय इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ था। स्टार्टेड इन द ईयर 1951 इन पोचमपल्ली। पोचमपल्ली में कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में, जो कि तेलंगाना में है। इन द स्प्रिंग ऑफ 1951 देयर वाज अ मीटिंग ऑफ रूरल वर्कर्स इन हैदराबाद। 1951 में स्प्रिंग जब था, स्प्रिंग के सीजन में 1951 में जो है मीटिंग रखा गया था, किसके लिए? रूरल वर्कर्स के लिए, हैदराबाद में। सिंस विनोबा भावे नेवर यूज्ड मनी, ही डिसाइडेड टू वॉक टू दिस मीटिंग विथ which was some 300 miles away from where he lived। क्योंकि विनोबा भावे जो थे वो मनी का मतलब पैसा का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैदल जाएंगे। कहाँ? हैदराबाद। जहां वह रहते थे वहां से कितना किलोमीटर दूर था? 300 माइल्स दूर था, वहां पे वो सोचे पैदल जाएंगे, जाने का डिसाइड। ऑन द वे, रास्ते में, इन एवरी विलेज थ्रू विच ही पास्ड ही केम फेस टू फेस विद द माइजरी ऑफ द पुअर लैंडलेस फार्मर्स। वो रास्ते में जितने भी गांव से पार हुए तो वहाँ के जो गरीब थे उनके साथ फेस टू फेस हुए, मतलब मिले। और जितने लैंडलेस, मतलब जिनके पास जमीन नहीं था, वैसे फार्मर से उन्होंने मिला और उनकी गरीबी को देखा। He realized that he should leave no stone unturned in his mission to seek justice and land for his poor countrymen। तो उस समय उन्होंने रियलाइज किया कि वो, ये देख रहे हैं, ये इडियम है, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी कोशिश, मतलब पूरी कोशिश करेंगे। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब सभी पहाड़ उलट देना, एक तरह से इसका हिंदी हो रहा है, मतलब कि पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इन गरीब लोगों को, जो उनके देश के गरीब लोग हैं, उन्हें जस्टिस मिले। When he reached Hyderabad, he went straight to a village and in one of the prayer meetings he appealed to the landlords। जब वो हैदराबाद पहुंचे तो वे सीधा एक गांव गए, स्ट्रेट टू अ विलेज। और वहां पे जो प्रेयर मीटिंग हो रही थी, प्रार्थना जो होती है शाम की, वहां पे उन्होंने सीधा लैंडलॉर्ड से मिला और अपील किया। उन्होंने क्या कहा? ही सेड, इफ यू हैड 5 sons and a sixth were born to you, would not you give him a portion of your estate। उन्होंने उनसे पूछा कि अगर आपके पास 5 पुत्र हैं और आपको छठा पुत्र हुआ तो क्या आप उसे अपनी संपत्ति से हिस्सा नहीं देंगे?
ट्रीट मी एज योर सिक्स सन एंड गिव मी 1/6 ऑफ योर लैंड फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन टू द पुअर। मुझे अपने छठे बेटा जैसा समझिए, उन्होंने उन लैंडलॉर्ड से कहा कि मुझे अपने छठे बेटा जैसा समझिए और मुझे 1/6 आपका जो संपत्ति है उससे 1/6 मुझे दीजिए, ताकि मैं इसे फिर से बांट सकूं, किसमें, गरीबों में। His words struck a chord among the landlords। इनकी ये बातें जो थी उन्होंने स्ट्राइक, देखिए यहाँ स्ट्राइक का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब क्या, कि उन लोगों में एंथुसिज्म पैदा कर दिया, मतलब उत्साह पैदा किया, है ना। लैंड वाज voluntarily donated and within the 2 months that he spent in Hyderabad, Vinoba Bhave received nearly 12,000 acres in trust for the landless। इसमें क्या लिखा है कि लैंड वाज वॉलंटरी डोनेटेड, मतलब कि सबने अपने मन से, वॉलंटरी मींस क्या होता है, खुद के मन से, है ना, खुद के मन से सब लोगों ने उन्हें जमीन देना शुरू किया और लगभग 2 मंथ में, विद इन 2 मंथ, वो जो हैदराबाद में रहे उतने ही दिन में उनके पास 12,000 एकड़ आ गया ट्रस्ट में, जो कि गरीबों के लिए, लैंडलेस के लिए करने वाले थे, उसके लिए, है ना। Encouraged by their this success, he traveled across India to convince the wealthy landlords to share a small area of their land with their poor। इसके बाद उन्होंने ये सक्सेस जो हुआ कि उन्हें 12,000 एकड़ जमीन मिल गया मात्र 2 महीना के अंदर, तो इसके सक्सेस से खुश होकर वो पूरे इंडिया में इधर से उधर, क्या बोलते हैं, ही ट्रैवल, मतलब उन्होंने यहाँ से वहां तक ट्रैवलिंग किया पूरे इंडिया में, तो कन्विंस द वेल्दी लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो वेल्दी जो लैंडलॉर्ड्स थे अमीर वाले, उनको कि छोटा सा पार्ट अपना शेयर करें लैंड विथ देयर पुअर, मतलब कि गरीबों के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट अपना शेयर करें। बाय 1969 1969 होते होते द भूदान मूवमेंट हैड कलेक्टेड ओवर 4 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन। 1971 तक भूदान मूवमेंट में 4, देखिए 4 मिलियन मतलब 40 लाख एकड़ जमा हो गया, है ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब गरीबों में बांटने के लिए। बस वहीं तक था। अब उस क्वेश्चन के आधार, मतलब उस पैसेज के आधार पर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 हो चुका है क्या, अच्छा 1 तो यही था, है ना, PQRS था। सेकंड देखिए, व्हेन एंड वेयर वाज द भूदान मूवमेंट स्टार्टेड, कहाँ स्टार्ट हुआ था, 1951 में हुआ था, पोचमपल्ली तेलंगाना में, है ना। पहला लाइन देखिए यहाँ पे कहा था, हाँ, वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1951 इन पोचमपल्ली तेलंगाना। अब ब्लू पेन से करेंगे, है ना, तब दिखेगा क्या है, वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1951 इन पोचमपल्ली तेलंगाना। सेकंड देखिए, हाउ डिड विनोबा भावे मेक एन अपील टू द लैंडलॉर्ड्स, ही आस्क्ड देम टू थिंक, मतलब इसमें बोल रहा है कि उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को कैसे मनाया, अपील कैसे किया। He asked them to think of the villagers as their sons and give 1/6 of their land। नहीं, इन्होंने ये लाइन तो नहीं कहा था। He insisted that all the land belonged to the poor। ना, he asked them to give the land to all their 6 sons। नहीं, he asked them to consider him as their 6 son and give him 1/6 of their land। हाँ, उन्होंने क्या कहा था, उन्हें लैंडलॉर्ड को उन्होंने कहा था कि तुम, आप लोग हमें अपने छठे बेटे की तरह समझो और हमें जमीन दो, ताकि मैं इसे गरीबों में फिर से बांट सकूं। 4 नंबर, हाउ कैन इट बी सेड दैट विनोबा भावे's मूवमेंट वाज सक्सेसफुल, कैसे कहा जा सकता है कि ये जो विनोबा भावे का मूवमेंट था वो सक्सेसफुल था। देखिए, बाय 1969 ही हैड कलेक्टेड 4 मिलियन एकर्स फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसी से पता चलता है ना कि ये सक्सेसफुल रहा था। उन्होंने 1971 तक इसमें कितना आ चुका था इस फंड में, मतलब जो मूवमेंट के लिए बनाया गया था उसमें आया था टोटल 4 मिलियन एकर्स। इससे पता चलता है कि ये सक्सेसफुल हुआ था मूवमेंट। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, ये ऊपर लिखा होना चाहिए था, ये नीचे आगे लिखा हुआ है ना। व्हाट टाइप ऑफ अ मूवमेंट वाज द भूदान यज्ञ, किस टाइप का मूवमेंट था, इट वाज अ स्प्रिंग मूवमेंट, नहीं, इट वाज अ लैंड रिफॉर्म मूवमेंट, नहीं, हाँ, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट ही था ना, भूदान आंदोलन, उसमें जमींदारों से जमीन मांग के उसे गरीबों में बांटना था। इट वाज अ विलेज मूवमेंट, नहीं, इट वाज अ लैंड मूवमेंट, नहीं, तो कौन सा था, इट वाज अ लैंड रिफॉर्म मूवमेंट। टू लीव नो स्टोन अनटर्न मींस टू फाइंड अ न्यू वे, टू ट्राई टू डू न्यू थिंग्स, टू वर्क केयरफुली ऑन, टू डू एवरीथिंग, देखिए, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव अ गुड रिजल्ट, पूरा एड़ी चोटी लगा देना, है ना। नो लीव, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका हिंदी की जगह
तो उसी तरह का आएगा। मतलब बहुत सारा पत्थर एक जगह है, उसको सीधा करना है ना। नो स्टोन अनटर्न, तो डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव अ गुड रिजल्ट। 7 नंबर देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स इसका जो मीनिंग है उसका उल्टा। तो रैंसिड मीन्स क्या होता है? बासी। जब बोलते हैं घर में ये बासी हो गया 1-2 दिन बाद, वो तो बासी का उल्टा क्या होगा? ताजा, फ्रेश। रोटेन मीन्स क्या होता है? सड़ा गला टूटा टाइप का, है ना। अर्जेंट, रफ, पता ही अर्जेंट मीन्स जल्दीबाजी, रफ मीन्स रफ टाइप का, खुरदरा। तो उसका सिनोनिम एंटोनिम्स कौन सा बढ़िया हो जाएगा? फ्रेश। 8 नंबर देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्वारल, क्वारल मीन्स क्या होता है? लड़ाई करना। इसका एंटोनिम क्या होगा? हार्मोनी, सामंजस्य, मतलब एक दूसरे के साथ मिलाप टाइप का, है ना। स्ट्राइप मीन्स भी वही होता है, एक दूसरे के साथ कटुता। फ्यूड मीन्स वही झगड़ा। बायस मीन्स भी एक तरफा होना, है ना। 9 नंबर देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओपेक, ओपेक मीन्स क्या होता है? क्लियर नहीं दिखना, मतलब अपारदर्शी होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर, है ना, जिसमें क्लियर दिख सके, है ना। डल मीन्स तो डल होता है। फ्रॉस्टी मीन्स वही धुंधला टाइप का हो गया। हेजी मीन्स भी धुंधला ही हो गया, तो क्लियर होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द चिल्ड्रन सीरीज रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। तो द चिल्ड्रन सीरीज क्या होता है? द चिल्ड्रन सीरीज मतलब हो गया कि बच्चा लोग का एक होता है बुक का सीरीज या फिर मूवी का सीरीज, उसे बोलते हैं ना। तो ये क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन टाइप का हो जाता है, ठीक है, ग्रुप टाइप का। तो इसके लिए क्या लगेगा? इसके लिए सिंगुलर, ये सिंगुलर के रूप में यूज होता है, तो इसके लिए क्या लगेगा? इज, इज रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। और पैसिव होगा क्योंकि ये रिकमेंड किया जा रहा है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इज भी3 लगता है ना। हैज हैव नहीं लगेगा, क्यों पता चल रहा है? तो लगने का क्या था? हैज और हैव तो नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, पैसिव है। अगर ये पैसिव हैज लग रहा है तो उसके बाद बी भी लगता है ना, बीन, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इज या फिर आर, आर तो लग नहीं सकता है क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, तो सिंगुलर है, तो इज लगेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आवर सैलरीज इंक्रीज ओवर द ईयर। तो क्या हुआ? आवर सैलरी इंक्रीज्ड, तो हैव इंक्रीज्ड, है ना। आर इंक्रीज नहीं, आर इंक्रीजिंग, ये क्या है? ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो आर के साथ भी4 लगेगा ना, इंक्रीजिंग लगेगा, तो हैव इंक्रीज्ड। 12 नंबर देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कॉमन एरर ढूंढना है। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज सी। डज सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? डजंट सी, डजंट सी। क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन टैग लगता है तो जो आपका स्टेटमेंट है, इसमें क्या बोल रहा है कि तुम्हारी बड़ी बहन एक बड़ी शहर में रहती है, उसके बाद क्वेश्चन टैग है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्या नहीं। इस तरह से बनता है ना क्वेश्चन टैग। कभी क्या बनता है? क्या नहीं, क्या, है ना। हम लोग जिससे बात करते हैं बोलते हैं क्या तुम्हारे पास पैसा है? नहीं, नहीं है क्या, है ना। तो ये इसका सेंटेंस का हमेशा अपोजिट में बनता है क्वेश्चन टैग, तो डजंट सी बनेगा। तो एरर किस में है? पार्ट सी में। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। One of these boxes have the portrait of the heads. Which means one of these boxes हैज होगा, क्योंकि वन ऑफ अगर लग गया तो उसके बाद तो यहाँ पे तो प्लूरल यूज होगा, है ना, बॉक्सेस, दिस बॉक्सेस। बट वन ऑफ का यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा हैज, तो ये क्या गलत हो गया? हैव की जगह होगा हैज। ओके, 14 नंबर देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। A pack of wolves were chasing the deer in the forest. देखिए, a pack of wolves मीन्स भेड़ियों का झुंड हो गया, है ना। तो झुंड के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा। तो एरर किसमें है? बी में है, वर चेसिंग नहीं होगा। 15 नंबर देखिए, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इट्स एरर। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर नाइदर। हाँ, यहाँ तक नो एरर बोल दिया कि अगर एरर नहीं है तो नो एरर।
Neither I nor my friends are going to walk down that street. Neither I nor my friends, उसके साथ आर ही लगेगा क्योंकि किसके अनुसार लगता है, सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। यहाँ तक सही है। गोइंग टू वॉक, तो टू नहीं लगेगा, टू मिस का आ जाता है, वो वी है ना, यहाँ पे सिर्फ लगेगा टू वॉक, गोइंग टू वॉक, टू प्लस वी वन। यहाँ पे किस में गलती है, टू वाले में गलती है ना, तो सी में एरर है, टू की जगह टू होगा, टी ओ होगा, टी डबल ओ नहीं होगा। Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. No sooner did I reach the station when the train left. No sooner did I reach the station when. तो no sooner के साथ क्या लगता है, no sooner, उसके साथ क्या लगता है, than, तो इसके जगह क्या लगेगा, than, है ना, तो when वाला सेंटेंस कट जाएगा। Rearrange the parts of the sentence in correct order. Everyone should command the same respect and enjoy the same opportunities. तो कहां से स्टार्ट होगा, पहला होगा everyone should command the same respect and enjoy the same opportunity, QRP, that is B आंसर। ओके, चलिए 18 नंबर में, given below are 4 jumbled sentences, select the option that gives their correct order. I saw a seed, I saw the sapling, I saw the sprout, I saw the plant. अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है, मैंने एक बीज बोया, मैंने पौधा देखा, मैंने सॉरी सैपलिंग, हाँ पौधा देखा, मैंने कोपल देखा, जो एकदम स्टार्टिंग में आता है ना, पौधा नहीं, जो स्टार्टिंग में एकदम निकल के आता है पेड़, तो वो क्या बोलता है, उसको बोलते हैं कोपल, है ना, स्प्राउट, कली। आई सॉ द प्लांट, मैंने पेड़ देखा, तो पहले क्या होगा, बीज लगा, फिर सैपलिंग आया, नहीं, फिर क्या आया, स्प्राउट मतलब कोपल आया, फिर पौधा बना, उसके बाद पेड़, तो एसी बी डी, कौन सा होगा, डी वाला। 19 नंबर, select the sentence that has a grammatical error. Don't talk so loudly. ठीक है, बहुत तेज ना बोलो, बहुत ऊंचा ना बोलो। राधिका कैन बॉल फास्टली, राधिका फास्ट बॉल कर सकती है, तो फास्ट होता है, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्या होता है, फास्ट, फास्टली का क्या होगा, फास्ट वो एडवर्ब होता है ना, फास्टली है ही नहीं कोई वर्ड इंग्लिश। गो बैक टू योर रूम, ये भी सही है। रन क्विकली, क्विकली देखिए क्या है, एडवर्ब है, ये क्या एडवर्ब है, लेकिन इसमें एल वाई लगा दिया एडवर्ब बनाने के लिए, लेकिन एल वाई नहीं लगेगा क्योंकि फास्ट ही एडवर्ब होता है। 20 नंबर देखिए, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंट, आंसर माने ना, इसमें कौन सा होगा, बी वाला। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। I think Virat Kohli will remain the captain of the Indian team in a year 2020, in the year, है ना, यहाँ पे क्या लगेगा, डिफिनिट आर्टिकल है ना, द, इन आ ईयर नहीं होता है, इन आ ईयर हो सकता था, यहाँ 2020 लग गया ना, तो इन द ईयर 2020 है ना, ये डिफिनिट आर्टिकल बताएगा ना, ये तो ईयर बता दिया है कौन सा ईयर, अगर ऐसे ही छोड़ देता कि इंडियन टीम इन अ ईयर तो हो सकता है ना, किसमें एरर है, इन अ ईयर वाले में, इन द ईयर 2020 होगा। 21, दे सेलिंग पोस्टेज स्टाम्प्स एट द कॉर्नर स्टोर्स, ये क्या है, सब्जेक्ट, तो ये कौन सा, ये सेंटेंस हो गया, ये हो गया एक्टिव वॉइस, कौन सा वॉइस है ये, एक्टिव वॉइस, तो यहाँ जो V4 लगा दिया है, V4 इसे बोलते हैं, V5, V4 ना, हाँ, इसके पहले इज आर होना चाहिए, नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, दे सेल पोस्टेज स्टाम्प्स, दे सेल पोस्टेज स्टाम्प्स, सेल्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ सिंगुलर नहीं होगा, ये कट हो गया। सोल्ड पोस्टल स्टाम्प, ईडी लगा दिया, यहाँ पे सोल्ड भी हो सकता, सोल्ड भी हो सकता था, क्यों, क्योंकि बेचा, यहाँ पे तो ऐसा बोलने कि प्रेजेंट में ही होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ स्टाम्प लगा दिया है ना, सोल्ड नहीं होगा। सेल हो सकता है, सेल पोस्टेज स्टाम्प्स, क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence.
In case no improvement is needed, select no improvement required. Many a man has come to his temptations. तो इसमें क्या होगा? अ मैन, मेनी अ मैन तो सही दिया है, हैज भी दिया है, तो इसमें आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन ए। ओके, चलिए 23 में चला जाए। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. सेम वही नो इम्प्रूवमेंट वाला ही दिया है ना। क्या होगा? राधिका अंडरस्टैंड्स फ्रेंच, डज सी? होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना आपको, क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है राधिका अंडरस्टैंड्स फ्रेंच, तो ये होगा डजंट सी, क्योंकि क्वेश्चन टैग में सेंटेंस को उल्टा कर देता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव कर देंगे क्वेश्चन मार्क, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में लिखेंगे, तो डजंट सी क्वेश्चन टैग का अर्थ में डालेंगे नेगेटिव में। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment if there is no need to substitute. Same way, no improvement. Bulbul is honest girl, but she is also very rude, है ना। बुलबुल इज, तो देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ क्या लगता है, ऑनेस्ट के साथ लगता है एंड। आप अगर ये सोचेंगे ये एस से स्टार्ट है, उससे मतलब नहीं। ऑनेस्ट को कैसे बोलते हैं? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट। और के साथ क्या लगता है? एंड, इसलिए बुलबुल इज एन ऑनेस्ट गर्ल। 25 नंबर देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन। फिर से वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आई डोंट नो व्हाई पीडी सर इज सच सीक्रेटली। देखिए सीक्रेटली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है ना। यहाँ पे क्या होगा? सीक्रेटिव। क्या होगा? सीक्रेटिव, इज सो सीक्रेटिव, क्योंकि यहाँ पे किसका जरूरत है? यहाँ पे एडजेक्टिव का जरूरत है, तो सीक्रेटिव होगा। और ऐसे देखेंगे बोल के भी तो नहीं हो पाएगा, है ना। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, सॉरी, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। एक्सपेक्ट सही है, एक्सेस सही है, एग्जैक्ट ये भी सही है, एक्सेप्ट ये गलत है। मतलब आंसर जो पूछ रहा है रॉन्गली को, तो ये सही है ऑप्शन की तरफ, लेकिन एक्सेप्ट गलत लिखा है। वो क्या होगा? EXCEPT, तो यही एक वर्ड था जो गलत लिखा हुआ था, है ना। चलिए कितना है? 27। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन कैसे लिखा था? EXCEPTION, सी वाला देखिए, EXCEPTION, एक्सेप्शन का स्पेलिंग ये होता है। 28 नंबर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन स्पेल्ड वर्ड्स। पता नहीं ये वर्ड्स निकल रहा है, स्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। 50 people have been taken into पुलिस कस्टडी। देखिए यहाँ पे ये गलत है, इसका सही बोल रहा है ना। पुलिस, देखिए यहाँ भी गलत है, तो ये गलत। पॉलिस, ये भी गलत होगा। क्या? पुलिस, तो यहाँ सही है, यहाँ सही है। अब 50 का देखिए, यहाँ पे FIFTY दिया, यहाँ पे FIFITY दिया, तो ये भी गलत। 3 गलत हो गया, मतलब ये सही है। ओके, 28 हो गया। 29 देखिए, fill in the blank with the most appropriate word. What a frightening experience it was. क्या बोल रहा है? कितना भयावह एक्सपीरियंस था, है ना। तो ये क्या हुर्रे बोलेगा? हुर्रे, हुर्रे कब बोला जाता है? खुशी में। ये क्या बोल रहा है? ये एक तरह से शोक को दर्शा, बाप रे कितना भयानक स्थिति था यार, कितना फ्राइटेनिंग डरावना एक्सपीरियंस था। हुर्रे होगा ना, ब्रावो, ब्रावो भी अच्छे में बोला जाता है, ब्रावो बहुत बढ़िया, गुड, वाओ, वहां भी किसमें बोला जाता है? बढ़िया में, उफ। ये बोलते ओहो कितना खराब सिचुएशन था यार, है ना। तो ओ इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 30, sorry, question number 30. A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate option. Choose the correct alternative. Farms are increasingly turning to automation for many reasons, है ना। Farms are increasingly turning into automation for many reasons. Most होगा नहीं, many बहुत सारे reasons है ना। क्या होगा? many reasons. तो 30 क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश का किए हैं। इसके साथ ही 70 क्वेश्चन जो है वो हिंदी का 31 से वो दूसरे टीचर के द्वारा करवाया जाएगा। इसी में आपको मिलेगा, मतलब दोनों मर्जी मिलेगा, अब वो करवाएंगे। तो फिलहाल इतना ही। इसका आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग आगे हिंदी पढ़िए,
मिलते हैं अगले क्लास में, मैथ वाले में मेरे साथ मिलते हैं। तो फिलहाल कितना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। नंबर से शुरू करते हैं। 30 नंबर तक आप देख चुके होंगे इंग्लिश का, और अभी हिंदी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। तो बिहारी उपभाषा की बोली पूछा जा रहा है कि वो नहीं है, तो कौन कौन है। तो हमारे बिहार में क्या मगही बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। तो ये सारा जो है बिहारी उपभाषा की बोली है, ठीक है। और ये जो है आपको बुंदेली जो है ये नहीं है, क्योंकि बुंदेली जो आपको होता है वो पश्चिमी हिंदी होता है। कौन सी हिंदी होती है, पश्चिमी हिंदी होती है। और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी उपभाषा की हिंदी है, जो कि मागधी उपभ्रंश के अंतर्गत आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। 32 नंबर पे आते हैं। सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर जो होते हैं, जैसे स्वर, अब देखिए अल्पप्राण और महाप्राण का बात किया जा रहा है। देखिए स्वर ओ, आ, ई, तो इसमें क्या होता है कि आपके मुंह से वायु ज्यादा नहीं निकलता है। तो वायु अगर ज्यादा नहीं निकले तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्पप्राण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं। 33 नंबर पे आते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन जो है आपको क्या है, क्या है संयुक्त व्यंजन क्या है। तो संयुक्त व्यंजन में होता क्या है, कैसे हम पकड़ेंगे संयुक्त व्यंजन है या नहीं। एक्चुअली में संयुक्त व्यंजन में दो ऐसे व्यंजनों का मेल होता है जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है, क रहता तो क में क्या होता, अ आ जाता है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे आधा क कर दिया गया, तो इसमें अ जो है ये खत्म हो गया, स्वर नहीं है, स्वर रहित। तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, य जो है क्या है आपको, य में अ आता है, स्वर सहित है। तो ये जब दोनों मिलेगा तो क्या जो बन गया, ये क्या है आपको स्वर व्यंजन है। फिर से एक बार समझ लीजिए, क में पहला पहला जो अक्षर आएगा वो स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो। तो आधा क जो है वो स्वर रहित है, य में स्वर सहित है। तो स्वर रहित और स्वर सहित शब्द जब मिलेगा, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन मिलता है। क भी व्यंजन है, य भी आपका व्यंजन है, लेकिन क के साथ स्वर जो आता है वो स्वर नहीं है क्योंकि आधा क है। य के साथ य भी व्यंजन है लेकिन उसके साथ स्वर अ स्वर आता है, तो क्यों बन गया। ई आप कहिएगा चच जो है, च संयुक्त जो है ये क्या है। तो ये जो आपको हो जाता है, इसमें द्वित व्यंजन है। समान व्यंजन का जब मेल हो जाता है, च समान व्यंजन हो गया ना, समान व्यंजन का जो मेल होता है उसको द्वित व्यंजन क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन कहते हैं, द्वित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये सब तो आपको क्या है, स्वर ही है। ये आपको ट क्या हो गया, व्यंजन है, सिर्फ एक व्यंजन है। इसमें भावात्मक संज्ञा पूछा जा रहा है, जो भाव का बात करता हो, ठीक है। जैसे अमीरी, गरीबी, मिठास, ये सब क्या है, भाववाचक है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, भाव। जैसे गरीबी हो गया, अमीरी हो गया, भिक्षुक हो गया, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। 35 नंबर पे आते हैं हम लोग। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको है। तो इसमें देखिए कि उन सर्वनाम शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता, एक तो बोलने वाला वक्ता हो गया, एक सुनने वाला होगा। तो सुनने वाला श्रोता के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करने के लिए किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक तो बोलने वाला हो गया, एक सुनने वाला, बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, इस दोनों को छोड़ के तीसरे का अगर बात किया जाए तो अन्य का, है ना, अन्य का बात, बोलने और सुनने वाला छोड़ के अन्य का बात किया जाए तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसका जो आप इसमें समझ सकते हैं, हम क्या हो गया, मतलब बोलने वाला हो गया, मैं भी क्या हो गया, बोलने वाला होता, आपको ये श्रोता हो गया, सुनने वाला हो गया, लेकिन उसके
मतलब अन्य का बात किया जा रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आंसर क्या भी हो जाएगा। इसमें और भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि वह है, वे है, यह है, ये है, उसका, उनको, इसने, उन्हें, ये सारा क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे थर्ड पर्सन भी हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। 36 नंबर पे आते हैं हम लोग। क्रमवाच्य वाला वाक्य चाहिए। कर्ता ने क्रम को, कर्ता ने क्रम को, है ना, तो को होना चाहिए क्रमवाच्य वाला वाक्य के लिए आपको। क्या तुमने व्यायाम किया? उससे सोया नहीं जा सका, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, मैंने सारा काम कर लिया। देखिए, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कर्मवाच्य वाक्य जो है वो किसे कहते हैं। तो आप एक चीज ये समझिए कि जहां क्रिया का सीधा संबंध जो है कर्ता से ना होकर कर्म से हो जाता है, जहां क्रिया का संबंध कर्ता से ना होकर सीधे कर्म से हो जाता है, जैसे कर्म की प्रधानता, इसमें कहा जाता है कि कर्म की क्या होगी, प्रधानता हो गई। इसमें जो है आपको लिंग, वचन, ये सारा जो है कर्म के अनुसार क्रिया का जो ये सारा जो बदलता है वो कर्म के अनुसार बदलता है। तो इसमें और आप एक समझ सकते हैं कि से या के द्वारा का, अगर कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग हो तो भी उससे हो जाता है। जिसको उससे, उस में क्या लग गया, से लग गया, ठीक है। उसके द्वारा या उससे, उसके जगह आप ये भी पढ़ सकते हैं, उसके द्वारा आज पढ़ा ही नहीं गया, वही बात हो जाता है, या उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। से या द्वारा का अगर प्रयोग हो जाए, से या के द्वारा का अगर प्रयोग हो तो वो भी क्या होता है, कर्मवाच्य का एग्जाम्पल हो सकता है। और हमेशा इसमें क्या होता है कि आपको सकर्मक क्रिया होता है, मतलब कर्म इसमें क्या होता है। और साथ ही तो ये देख लीजिए, ये दोनों तो आपको नहीं हुआ। अब उससे और उससे, ये दोनों आप सोच सकते हैं, उससे सोया नहीं जा सका, तो ये देखिए भाववाच वाला वाक्य है, ठीक है, भाववाच वाला वाक्य है। और ये उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, ये आपको क्या होता है, कर्मवाच वाला वाक्य हो जाता है, कर्मवाच वाला वाक्य हो जाता है। 37 नंबर पे आते हैं हम लोग। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। देखिए, रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, एक स्थान की बात किया जा रहा है, ठीक है। मंचन वहां, मंचन क्रिया हो गया, है ना, और मंचन कहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है, तो क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई, कुछ, किसी, ये सब क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे इसमें देखिए, कोई ना कोई, कोई ना कोई अनिश्चय का बात हो गया। किसी ने, अनिश्चय का बात हो रहा है, किसी ने पत्थर मारा, पता ही नहीं है कि किसने मारा। हम भारत के लोग कुछ सीखा, कुछ क्या क्या सीखा, कुछ नहीं पता, अनिश्चय का भाग है, बोध हो जाता है। तो जब अनिश्चय का बोध, क्या कोई ना कोई, किसी, कुछ का बात होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और बी नंबर देखिए, सब लोग ने एक दूसरे को अपने अपने पत्ते दिए, इसमें कोई भी अनिश्चय का भाव नहीं आता है। निम्नलिखित में से विधेय का सही विकल्प चुनिए। शीला गाना गा रही है। देखिए, एक तो विधेय होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। तो अब शीला गाना गा रही है, शीला आपको क्या है, उद्देश्य है, शीला यहाँ पे क्या है, उद्देश्य है। अब गाना गा रही है, तो गाना गा रही है आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, गाना गा रही, शीला उद्देश्य, उसका विधेय क्या हो जाएगा, गाना गा रही है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आय क्रिया के भेद का सही विकल्प है। योग करके वह टहलने जाएगी, ठीक है, योग करके वह टहलने जाएगी। देखिए, योग हो रहा है, उसके जस्ट क्षणिक में ही क्या हो जाएगा, वो टहलना स्टार्ट कर देगा, योग करके वह टहलने जाएगी, ठीक है। तो क्षणिक रूप से ही अगर कोई काम हो रहा है, उसके क्षणिक बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग,
पूर्वकालिक कहेंगे। 41 पे आते हैं, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कहरा चुनने के लिए। तो जवाब आपका क्या होता है? पुल्लिंग है। हिसाब भी क्या है? हिसाब किताब सही रखो, है ना, पुल्लिंग। जब आप सीधा सीधा दिया करो तो ये सब क्या होता है? पुल्लिंग है। गुलाब पुल्लिंग है, कितना सुंदर गुलाब है, गुलाब का रंग लाल होता है, क्या सारा पुल्लिंग है। शराब क्या है? वो आपको स्त्रीलिंग शब्द है। शराब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको शराब आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो डिबिया क्या है? आपको स्त्रीलिंग है। दात्री स्त्रीलिंग है। जीभ क्या है? आपको स्त्रीलिंग है। खटमल क्या हो जाएगा? आपको पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो एक वचन का, लड़के बोले, बहुवचन लग रहा है आपको। लड़कों ने कहा, बहुवचन है। लड़के ने लड़कों से कहा, सारा क्या है? बहुवचन शब्द है। लड़के ने कहा, तो एक लड़का का बात कर रहा है, लड़के ने कहा, तो यहाँ एक वचन क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर, एक वचन लड़के ने कहा। कविता का बहुवचन क्या हो जाएगा? कविताएं। कविता का बहुवचन कविताएं, ये हो जाएगा बी नंबर। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन दो ही होते हैं। शयन में संधि है। शयन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा संधि है? तो शयन का सबसे पहले तो विच्छेद करके देख लेते हैं। से प्लस अन संधि, से प्लस अन, इसको क्या बोलते हैं? शयन। देखिए यहाँ पे यो तो कहीं है नहीं है। से में स है, आगे यो है, लेकिन यहाँ पे शयन में आपको यो आ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये अयाधी संधि हो जाएगा। जब इस तरह का बात हो जाए ना, तो इसको क्या बोलिएगा? अयाधी संधि। यहाँ पे देखिए क्या सब आ रहा है? ए अ प्लस अ का मिलन है। तो ए और अ का मिलन अगर हो जाए तो क्या बन जाता है? आय, ये बन जाएगा आपको। तो वही देखिए, तो स में ये अ चला गया आपको, ठीक है, स में अ चला गया, आय नहीं, आय हो जाएगा, सॉरी, आय, अ य। तो स में अ चला गया, और ये जो है आपका यहाँ एक कार और अ मिला के क्या बना गया? य बना दिया। तो य और न आपको उतर के यहाँ पे आ गया, शयन हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? अयाधी संधि कहते हैं। तो अयाधी संधि में हम लोग बार समझ लेते हैं कि जब ए, ऐ, औ और औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर कोई भी स्वर अगर इसके बाद आ जाए तो क्रमशः ऐ, आय, औ और आव हो जाता है, इसे अयाधी संधि कहते हैं। 48 नंबर पे आते हैं हम लोग। सॉरी 47 नंबर पे। नीचे गए शब्द में संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संलग्न, तो संलग्न में क्या होता है? समजोर लग्न, समजोर लग्न, समजोर लग्न, ये हो जाएगा आपको समजोर लग्न। और ये क्या है आपको? व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का क्या है? उदाहरण है। समजोर लग्न क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। नीचे के दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जगन्नाथ, जगत जोर नाथ हो जाता है, जगतनाथ, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपको? तो और नौ का मेल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपको? व्यंजन संधि हो जाता है। कौन सा संधि हो जाता है? व्यंजन संधि हो जाता है। इति जोर आदि, इत्यादि, इति यहां पे ई हो गया, ठीक है, प्लस अ हो गया, इत्यादि। तो ई और अ जो मिलता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अन संधि बोलते हैं, यन संधि बोलते हैं। तो यन संधि में क्या होता है? जब ई, उ, री के पश्चात कोई स्वर आ जाए तो इसमें ई, उ, री क्रमशः य, र, ल, व में परिवर्तित हो जाता है। इत्यादि, इति और आदि से क्या होगा? इत्यादि हो जाएगा। ये कौन सा संधि? यन संधि हो गया। समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? तो समासिक पद्धति, समासिक पदों को अलग करने के लिए क्या बोलते हैं? विग्रह कहते हैं, समासिक विग्रह।
और वही संधि का क्या हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? तो जेब कतरा शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। जेब कर्म तत्पुरुष समास है। जेब कतरा का तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जेब कतरा, देखिए समासिक विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, यही इसका समासिक विग्रह हो गया। अगर कर्मधारय होता जेब को जो कतरे, ऐसा तो हो नहीं रहा, जेब को कतरने वाला। तो अब यहाँ पे आपको अवयवी भाव में क्या होता, अवयव होता है, तो अवयव तो जेब तो अवयव है नहीं, जेब को कतरने वाला। तो तत्पुरुष समास ये हो जाता है इसमें जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। जेब क्या है, प्रधान है, जिस पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण एवं चिन्ह का लोप हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर मतलब बाद वाला। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे कि जेब को कतरने वाला, तो कतरने वाला जो है वो ना महत्वपूर्ण है, जेब थोड़ी ना महत्वपूर्ण। जेब तो सबके पास है, मान ली स्टेशन पे कोई जेब कतरा है, जेब तो सबके पास है, लेकिन प्रधान कौन है, वो कतरने वाला ना प्रधान है, जो जेब को कतर देगा। ठीक है, जेब कतरने वाला, जेब कतरा। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में आपको क्या हो जाता है कि उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है, जैसे जेब जो है क्या कम प्रधान होता है। ठीक है, और ये जो है आपको इसमें से कारक से या का कारक से क्या रहता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो है आपको 52 नंबर पे आते हैं हम लोग। यथा विधि में समास क्या है? तो यथा आपको जो है वो आपको यहां पे अवयव हो जा रहा है। ठीक है, यथा आपको अवयव हो जा रहा है, तो यथा आपको अवयव है और विधि आपको उत्तर पद है। तो अगर पूर्व पद में अगर अवयव लगा हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अवयवी भाव समास कहते हैं। और अवयव ही यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि विधि तो विधि होता है, विधि खराब से भी हो सकता है, अच्छा से भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर यथा विधि, सही विधि से, ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। महात्मा शब्द में कौन सा समास में, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, उसी ने महात्मा कहते हैं, महान है जो आत्मा, महात्मा। तो ये आपको क्या है जो अगर देखिएगा कहीं पर तो सीधे कहाँ चला जाएगा, कर्मधारय समास के पास। महान है जो आत्मा, ये आपको कर्मधारय समास हो गया। इसमें पूर्व एवं उत्तर पद विशेषण और विशेष या उपमा उपमान का संबंध रखता है। ठीक है, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चरण में जो प्रत्यय है वो अन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखिए, धर्म में इक प्रत्यय के लग गया, धार्मिक हो गया। पाठ में क प्रत्यय लग गया, तो ये क्या हो गया आपको, पाठक हो गया। शालीनता में तो प्रत्यय लग गया तो शालीनता बन गया। कुख्यात में ये आपको प्रत्यय नहीं उपसर्ग लग रहा है, कुख्यात में आपको क्या लग रहा है, कु उपसर्ग है। क्या होता है, कु उपसर्ग है, तो इसमें कुख्यात में कु उपसर्ग हो गया। और समय देखिए, ता प्रत्यय है, इक प्रत्यय है धार्मिक। यहाँ पे पाठक में कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। तो आप इस सब में प्रत्यय है, मतलब पीछे से जुट रहा है, और कु क्या हो रहा है, आगे से, मतलब उपसर्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रमुख उपसर्ग क्या है, तो प्रति है। क्या है, प्रति, बी नंबर। प्रति जोड़ उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो परामर्श में उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है परा जोड़ मर्श, परामर्श, तो परा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चाहे आगत शब्द क्या है, तो आगत होता है जो बाहर से आया हुआ है, विदेश से आए हुए शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, आगत शब्द बोलते हैं। तो चीनी जो है चाय आगत शब्द है,
चीनी का। ठीक है, चाय अवगत शब्द किसका है? चीनी का। चीनी शब्द से क्या हुआ है? चाय जो है वो आगत हुआ है। उसमें जैसे कि और एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो फारसी शब्द में आतिशबाजी जो हम लोग करते हैं, आराम जो करते हैं, आमदनी जो करते हैं, इवन शादी भी क्या है, वो आपको फारसी आगत शब्द है। अरबी शब्द में जैसे किताब हम लोग बोलते हैं, औलाद बोलते हैं, वकील बोलते हैं, शराब बोलते हैं, ये सब क्या अरबी शब्द है। उसके बाद तुर्की शब्द का अगर बात कीजिएगा तो उसमें आगत क्या हो जाता है? तुर्की से आगत बहादुर हो जाता है, कैंची हो जाता है, लफंगा हो जाता है। और पुर्तगाली का देखिएगा तो अलकतरा हो जाता है, आलपीन, अलमारी, याद रखिएगा, अलमारी, बाल्टी, ये सब पुर्तगाली शब्द है। और चीनी शब्द से क्या आया? चाय आया है, चीनी आया हुआ है, ये सब हो जाता है। तो अब हम लोग 59 पे आते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को, तद्भव शब्द क्या है? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम तो संस्कृत वर्ड हो गया, ठीक है। जैसे रात्रि क्या है? तत्सम शब्द है। कार्य क्या है? संस्कृत तत्सम शब्द है। देव क्या है? तत्सम शब्द है। अब पंख क्या है? पंख आपको तद्भव है। पंख क्या है आपको? तद्भव है। जैसे कार्य का अगर आपको तद्भव चाहिए तो काज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काज। रात्रि का अगर आपको चाहिए तो रात बोला जाता है। देव का अगर है तद्भव चाहिए तो आपको दई बोला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? तो देशज शब्द वो शब्द होता है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ठीक है। ये स्थानीय भाषाओं में आवश्यकता अनुसार इसे गढ़ लिया जाता है। तो ये क्या हो गया? खिड़की क्या है हम लोग का? वो देशज शब्द है। खिड़की क्या है? देशज शब्द। अजीर, अजीर शब्द का अर्थ क्या है? तो अजीर शब्द का अर्थ जो होता है वो आगन होता है। अजीर शब्द का अर्थ क्या होता है? आगन होता है। ये जरावस्था जो आपको देख रहे हैं, ये वृद्ध लोगों के लिए क्या होता है? जरावस्था का इस्तेमाल किया जाता है। वार्धक्य, ये शब्द भी क्या होता है? बुढ़ापा का मतलब होता है बूढ़ापा, ठीक है। युवा तो युवा होता ही है। तो ये आगन, अजीर का क्या मतलब हो गया? आगन हो गया। भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नियत, नियत क्या मतलब होता है? निश्चित होता है। नियत का क्या मतलब होता है? निश्चित। निश्चित तो भाग्य, भाग्य में जो लिखा होगा वो नियत, निश्चित होगा, वो नियत है। तो नियति भाग हो सकता है, प्रावध्य भी भाग है, भविष्य भी भाग है। तो नियत क्या है? वो निश्चित है और इसमें ये भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। पार्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा क्या है? पार्वती है। शैलजा पार्वती का पर्यायवाची है। शिवानी भी पार्वती का। अर्पणा, अर्पणा जो है वो उस पार्वती का पर्यायवाची नहीं होके अर्पणा का जो मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण। क्या होता है? आत्मसमर्पण। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची जो आपको क्या हो जाता है? अर्क हो जाता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाता है? अर्क हो जाता है। और भी पर्यायवाची इसका दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर सब क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। 65 पे आते हैं हम लोग। तुरंग शब्द का, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तुरंग का क्या हो जाता है? वाजी, वाजी हो जाता है। और इसमें तुरंग का मतलब क्या हो गया? जैसे कि घोड़ा, घोड़ा को ही तुरंग करते हैं, उसी का वजी हो जाएगा। और भी अश्व कह सकते हैं, घोटक कह सकते हैं, घोड़ा कह सकते हैं, रवि सेतु कह सकते हैं, सैंधव कह सकते हैं। ये सारा क्या है? आपको तुरंग शब्द का पर्यायवाचिक है। जबकि ये शार्दुल का बात कीजिएगा तो शार्दुल शेर का होता है। किसका? शेर का पर्यायवाची। शेर, हरि, केहरि, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी, श्रृंग, मृगेंद्र, व्याघ्र, केसी, नाखायुद्ध, वनहरि, भृगारी, बहुबल, नाहर, ये सब क्या है? शेर का पर्यायवाची से। अब कुरंग शब्द का पर्यायवाची, कुरंग क्या? हिरन हो गया। कुरंग क्या हो गया? हिरन, हिरन, मृग, ये सब उसका पर्यायवाची शब्द है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है? पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है? द्विज। और उसका और अन्य पर्यायवाची देखिएगा तो विहग हो जाता है, विहंग हो जाता है, खग हो जाता है, पखेरु हो जाता है, परिंदा हो जाता है, पतंग हो जाता है। ये सब पक्षी का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। 67 नंबर पे, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो उत्तर अगर दिशा है तो उसका विलोम दक्षिण हो जाएगा। उत्तर अगर जवाब है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रश्न हो जाएगा।
तो अब पूर्व पद और उत्तर पद अभी हम लोग देखें ना, पूर्व पद जैसे कि हम लोग क्या लिखे कि महात्मा, महात्मा, तो महा है जो आत्मा, तो महा जो है वो पूर्व पद हो गया, आत्मा क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, विलोम है। इसका मतलब अनुत्तर क्या है, इसका विलोम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको ये आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से निम्न विकल्पों में से सही विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम कह रहा है। दाता, दाता क्या हो जाता है, देने वाले को ही दाता कहते हैं। मसीहा, दाता है वो मेरा मसीहा, फिल्म वगैरह में सुने ही होंगे। याचक, याचक मांगने वाला होता है। याचक क्या होता है, मांगने वाला। तो शब्द का सही विलोम है पूछा जा रहा है। तो दाता क्या हो गया, देने वाला। इसका विलोम पूछ रहा, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो क्या हो जाएगा, याचक इसका आंसर हो जाएगा, याचक इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अतिवृष्टि का उचित विलोम में से क्या होगा। तो अतिवृष्टि का मतलब होता है अधिक वृष्टि। तो इसका विलोम अगर आपको लिखना है तो क्या लिखिएगा आप, अनावृष्टि। क्या लिखना है, अनावृष्टि। मुख का विलोम शब्द क्या है, तो मुख जो होता है वो कम बोलने वाला होता है, ठीक है। और उसका क्या हो जाएगा, विलोम वाचाल हो जाएगा, ज्यादा बोलने वाला। अज्ञ, अज्ञ का विलोम जो होता है विज्ञ होता है। क्यों, अज्ञ का जो मतलब होता है वो कम जानने वाला, विज्ञ का मतलब अधिक जानने वाला, ठीक है। अज्ञ मतलब जो कम जानता, नहीं जानता है, उसे अज्ञ कहते हैं। मूर्ख भी कह सकते हैं, अल्प ज्ञानी है ना, अल्प अनुज। बहत्तर नंबर पे आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सही भेद पहचानिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। देखिए जब तक और तब तक अगर हो जाए तो इस तरह के वाक्य को हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। क्योंकि आप एक चीज देखिए कि एक दूसरे पे क्या है, आश्रित होता है। मिश्र वाक्य क्या होता है, एक दूसरे पे आश्रित होता है। जैसे कि ये क्या है कि हम लोग दूसरा वाक्य को अगर छिपा लेते हैं, अब पढ़िए, जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया, तो अगला बोलेंगे अरे आगे बोलो ना कुछ, क्या जब तक परीक्षा का दिन क्या बोलना चाहते हो, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे पे क्या आश्रित है। एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य अगर बोलिएगा तो अगले को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर आप मान लीजिए पिछला वाक्य, अगला वाक्य कोई बंद कर लीजिए, उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा, तो क्या उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा, तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि जब एक दूसरे के ऊपर आश्रित वाक्य होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये आपको मिश्र वाक्य हो गया। और दो सरल वाक्यों को मिलाकर बना हुआ वाक्य होता है। और दूसरा सरल वाक्य पहले पे क्या होता है, आश्रित होता है। दूसरा सरल वाक्य क्या होता है, पहले पे आश्रित होता है। निम्न में से संयुक्त वाक्य को कह रहा है पहचाने। और संयुक्त वाक्य को पहचानने का तरीका क्या होता है, संयोजक लगा होना चाहिए। संयोजक जैसे और, किंतु, ये सारा शब्द जो है आपको अगर लगा हुआ होगा तो उसे हम लोग मतलब संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या उसने परीक्षा पास कर ली, कहीं संयोजक नहीं। दिन ढल गया और संयोजक हो गया। और अंधेरा बढ़ने लगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मीना बहुत अच्छा गाती है, कहीं संयोजक नहीं। जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही हम निकल गए। जैसे ही काम खत्म हुआ, देखिए वैसे ही, वैसे खत्म हुआ, जैसे ही काम खत्म हुआ। अगर इसको बंद कर लीजिए, जैसे काम खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ, क्या क्या बोलना चाह रहे हो, तो इसका क्या मतलब, ये मिश्र वाक्य हो गया। आपको एक वाक्य शुद्ध है, आपकी राय से यह काम जरूरी है। आपकी राय से यह काम जरूरी नहीं, यह जरूरी उतना अच्छा नहीं लग रहा, यह काम आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। वह मिष्ठान की दुकान, वहां मिष्ठान की दुकान, मिष्ठान की बड़ी दुकान है। वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है, सही है। वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान, सही बात है। भारत, अब देखिए क्यों गलत है, भारत कश्मीर से लगाकर, कौन बात हुआ, लगाकर। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या है, फैला हुआ, सीधे हो जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, तो उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, नहीं एकत्रित की हो जाएगा, ठीक है।
उन्होंने बहुत सी पुस्तकें क्या की, एकत्रित की। 75 पे आइए। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द देखिए, यहाँ ठ नहीं होना चाहिए, ट होना चाहिए। क्या हो जाए? परिशिष्ट, परिशिष्ट ट होता है, ठ लिख दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। और सारा शब्द क्या है आपको सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए, ये दा ऐसे नहीं होता, दा ई होता है। क्या होता है? सॉरी, दा ई होता है। और सारा क्या है आपको सही शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो सही शब्द जो पूछा जा रहा है वो आपको क्या हो जाएगा? ज्योत्सना, बी नंबर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का आपको क्या कहा जा रहा है चयन करने के लिए? तो कुमुदिनी सही होता है, कुमुदिनी, कुमुदिनी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध एवं मानक शब्द रूप है। तो मानक शब्द रूप जो आपको यहाँ पे हो जाएगा संन्यास, संन्यास। इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द जो है आपको क्रिसांगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिसांगी। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध रूप देखिए, आदर सहित, ठीक है, आदर सहित नमस्कार करता हूं। तो ये थोड़ा सा क्या है, मतलब वाक्य जो है मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अगर नमस्कार भी करना है, आदर सहित, आदर है फिर सहित है फिर नमस्कार, सारा क्या है, सब प्रणाम का भाव ही झूठ मूठ का बोध हो रहा है। एक ही वाक्य में बहुत बहुत सारा समर्पण दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा होता है कि आप इसको एक वर्ड में लिखिए, मैं सादर नमस्कार करता हूं। मैं सादर नमस्कार, आदर सहित का ही मतलब क्या होता है? सादर। तो ये छोटा और शुद्ध वाक्य हो गया। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? तो शक्ति की उपासना को शाक्त कहते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या बोलते हैं? शाक्त बोलते हैं। 82-83 नंबर पे आते हैं हम लोग। वो भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाता है? अन्योदर। कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ निकालना है। तो जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, तो बी नंबर हो जाएगा। कृतज्ञ का क्या होता है? जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। पौ बारा होना का अर्थ क्या है? तो पौ बारा होने का अर्थ है कि मजे में रहना। पौ बारा हो गया, क्या बोला जाता है उसका? तो पौ बारा हो गया, पूरा मजा ही मजा हो गया। फूंक फूंक कर कदम रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? वो सोच समझ कर काम करना। फूंक फूंक कर कदम रखना का मतलब होता है सोच सोच के काम करना। मुंह में खाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुंह में खाना, सॉरी मुंह की खाना, सॉरी मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है वो बुरी तरह हारना। मुंह की खाया, ठीक है। वो बहुत उछल कूद कर रहा था लेकिन मुंह की खा गया, मतलब बुरी तरह हारना। देखिए 88 पर, उधर गरजती सिंध लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए प्यालों सी। डब डब टाइप का नहीं लग रहा है? बाप रे, क्या फेन फेन उगल रहा है, फन फैलाया हुआ हो रहा है, ये सब एकदम डर टाइप का। सिंध गरज रहा है, तो ये अगर डर का भाव बोध हो जाए, ठीक है, भय भय व्याप्त हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? भयानक रस कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? समुद्र की गरजती लहरों का वर्णन कुटिल काल के जालों में फन फैलाए सांपों के समान किया गया है, जो भय उत्पन्न करने वाला होता है। तो भयानक रस हो गया ये। अब देखिए 89, किलकत कान घुटरू वन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिम पकड़िए धावत, में कौन सा रस? देखिए ये बच्चा का कोई बात नहीं कर रहा है। घुटरू वन, कान, कनक नंद, ये सब बच्चा का बात कर रहा है, तो कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है कि भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन है,
जहां वे घुटनों के बल चलते हुए अपने प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाल क्रीड़ा का यह वर्णन वात्सल्य रस को दर्शाता है। अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख के लाखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित हव पुलकातु। निम्न पंक्ति में निहित कौन सा रस है? ये आपको यहाँ पे अद्भुत रस हो जाता है। इसमें क्या है कि माता यशोधरा जो है वो हरि भगवान कृष्ण के मुख को झांकती है और उसे सजीव निर्जीव दोनों रूपों में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखने को मिलता है, जिसका कि यहाँ पे वर्णन किया गया। यह दृश्य देख के वो अचंभित हो जाती है, उसके शब्द लड़खड़ा जाते हैं, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और उसका शरीर भावनाओं से कांपने लगता है। तो आश्चर्यजनक और विस्मय की भावना क्या हो जाती है? यहाँ पे बोध हो रहा है यह अस्थायी भावना जो ब्रह्मांड के दर्शन और शारीरिक प्रतिक्रियाओं जैसे अन्य तत्वों से मिलकर अद्भुत रस के अनुभव की ओर ले जाती है। 90 हो गया। अब 91 नंबर पे आते हैं हम लोग। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय में अगर उपमान की हो तो उत्प्रेक्षा। क्या होता है? उत्प्रेक्षा। उपमेय मतलब प्रस्तुत में कल्पित उपमान और प्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार का तात्पर्य यह है कि उपमेय को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को उत्प्रेक्षा कहते हैं। इसके बोधक शब्द हैं मनु, जानु, जनु, मानो, मनो आदि। जैसे कि फूल का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ काश के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावित कल्पना की जा रही है। अब देखिए 93 में, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ये कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे क्या है? मन का। यहाँ पर भी क्या हो गया? फिर मन का। तो बार बार अगर एक ही तरह का शब्द अगर दोहराया जाए तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाता है? अलग अलग होता है। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। जहां पे एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो जाती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। यहां पर देख लीजिए कि मन का एक जगह हृदय है, यहां पे क्या है? हृदय है, इसका मीनिंग हृदय हो जाता है। अब मन का फिर यहां पे क्या हो जाता है? आपको माला हो जाता है। तो एक ही मन का क्या है? शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। कहती यूं जो उतरा नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों में पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो ये कहती हुई ज्यों उतरा नेत्र जल से भरा, इसमें जो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? कि जब उपमेय की उपमान में संभावना बताई जाए या कल्पना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मनु, मानहू, ठीक है, जनु, जनहू, जानो शब्द का प्रयोग होता है। यहां पर भी मानो शब्द वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए मानो है ना, तो ये सब जहां भी हो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है आपको। निम्नलिखित वाक्यों में से आपादान प्रसर्ग से युक्त कौन सा है? तो आपादान क्या हो जाएगा? राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। तोड़ने का बात किया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? आपादान से होता है लेकिन अलगाव का बोध होता है। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक? तो पत्र क्या होगा? कर्ता ने कर्म को
तो कर्म हो जाएगा। मैंने पद लिखा, मैंने कर्ता हो गया यहाँ पे। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग्य है? तत्सम, ये तद्धित प्रत्यय। तो दो तरह का प्रत्यय हम लोग पिछले भी देखे, कृदंत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। तो तद्धित प्रत्यय जो होता है वो आपको संज्ञा सर्वनाम ये विशेषण के साथ किया जाता है, जबकि कृदंत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया के साथ किया जाता है। ठीक है, तो क्रिया के साथ होगा तो कृदंत होगा, और संज्ञा सर्वनाम के साथ होगा तो वो तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? सुनहरा। सुनहरा क्या है आपको? तद्धित प्रत्यय है। आचार शब्दों, आचार शब्द में इनमें से किस भाषा से आया है? तो आचार शब्द जो है आपको पुर्तगाली भाषा से आया है। अन्य पुर्तगाली भाषा अगर देखिएगा, तंबाकू हो गया, अनानास हो गया, अल्पिन, अलमारी, काजू, किरानी, गमला, परात, पिस्तौल, पपीता, कमीज, कमरा, तौलिया, बाल्टी, चाबी, गोभी, इस्पात, ये सारा क्या है? पुर्तगाली शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा अथ शब्द का विलोम है? तो अथ का क्या हो जाता है? इति। अथ का सही विलोम क्या हो जाता है? इति। आदि का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। प्रारंभ का क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। स्वजाति शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, तो स्वजाति का क्या हो जाता है? विजाति। स्वजाति शब्द का विलोम विजाति हो जाएगा। तो ये आपका 100 तक समाप्त हो गया। और इसके साथ ही आप जो हमारे प्लेलिस्ट में जितने भी 1 से लेकर 13 तक लगातार आपको डाले हुए हैं, वहाँ से आप सबको जाके देख सकते हैं, और देखना ही चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप क्वेश्चन का रिवीजन नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में आप कितना भी पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आप जाइएगा तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा और आप गलत करके आ जाइएगा। ठीक है, तो आप इसे रिवीजन करते रहिए। साथ ही अगर आपको साइंस का और मैथ्स का अगर दिक्कत है तो हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना के रखा है, जिसमें प्रीवियस ईयर के ही सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग बता रहे हैं, और उसे आप जाके वहाँ जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो दोबारा पूछे जा सकते हैं, और उस क्वेश्चन में आप देखिएगा भी, जब वो साइंस का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको दिखा रहेगा कि एक ही क्वेश्चन वो 3-4 एग्जाम में पूछेगा, सब नीचे में दिया हुआ रहता है। बीपीएससी टीआरई में पूछा जा रहा है, बीपीएससी प्री में पूछा गया, बीपीएससी, तो इस तरह से बीपीएससी ऑडिटर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह से सारा उसमें लिखा हुआ है। वहाँ से आप देखिए, आपको बहुत ही फायदा पहुँचेगा। धन्यवाद।